मैं सिर्फ मिनिस्टर प्लानिंग ही नहीं बल्कि एक इंजीनियर भी हूँ और मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल की मईशत टेक्नो इकॉनमी है। चूँकि इस वक्त हम जिस दौर में दाखिल हो चुके हैं वहाँ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो ड्राइवर्स हैं वो टेक्नोलॉजीज़ हैं कि जो इससे पहले दुनिया में नापैद थीं, लेकिन अब वो दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी है, चाहे वो ऑटोमेशन एंड रोबोट्स हैं, चाहे वो न्यू मैन मेड मटेरियल्स हैं, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज़ हैं। ये सारी जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो जेनेटिक्स और जिनोमिक्स हैं, इनके साथ आने वाले वक्त में जो फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट हैं उनका होराइज़न बहुत एक्सपैंड हो जाएगा और जो मुल्क इन नई टेक्नोलॉजीज़ में पीछे रह जाएंगे वो डेवलपमेंट की शोबे में भी बहुत पीछे रह जाएंगे। पाकिस्तान एशिया के उन ममालिक में था कि जिसने सबसे पहले 1960 के बाद स्पेस प्रोग्राम शुरू किया और जापान और इज़राइल के बाद पाकिस्तान ने रैबर 1 की सूरत में सैटेलाइट लॉन्च उस वक्त किया और ख्याल ये था कि पाकिस्तान एशिया का लीडिंग मुल्क होगा इस सेक्टर के अंदर। लेकिन बावजूद स्पेस टेक्नोलॉजी में हम अपनी बरतरी कायम ना रख सके और रफ्ता रफ्ता दूसरे ममालिक इस शोबे में जो हमसे पीछे थे, जैसा कि डेवलपमेंट के अंदर भी कई ममालिक जो हमसे पीछे थे वो आगे निकल गए, इस शोबे में भी हम दूसरे ममालिक के मुकाबले में अपनी क़यादत को बरकरार ना रख सके, जिसकी बड़ी वजह पॉलिसीज़ का तसलसल जारी ना रखना है। जिन शोबों में हमने पॉलिसी को तसलसल को जारी रखा वहाँ पर हम कामयाब हो गए। मैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की देना चाहता हूँ कि जिसमें नेशनल कमिटमेंट में कोई तब्दीली नहीं हुई, पॉलिटिकल चेंजेस ने उस प्रोग्राम को टच नहीं किया, उन इदारों के अंदर एक स्टेबल लीडरशिप थी, तो हमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और अपने हमसाया मुल्क के चैलेंज को हमने बेफिटिंग रिप्लाई देकर पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बना के दुनिया के 7 ममालिक की सफ़ में ला के खड़ा कर दिया। इसी तरह अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी में भी मुसलसल उसी तसलसल और कमिटमेंट के साथ चलते रहते तो कोई वजह नहीं थी कि आज पाकिस्तान एशिया का स्पेस लीडर होता। लेकिन जैसे कहते हैं कि बेटर लेट दैन नेवर, हमें अब एक नई अज़म के साथ स्पेस के शोबे में अपने सफ़र का आगाज़ करना है, क्योंकि ये शोबा अब आने वाले वक्त में न सिर्फ मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बल्कि मुल्क की मईशत के लिए भी बेहद अहम हो गया है। मईशत के हर शोबे, चाहे वो ज़राअत हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो सनत है, चाहे वो तालीम है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो क्लाइमेट डिज़ास्टर की रिस्क मिटिगेशन या डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, कोई भी शोबा अब स्पेस टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पार्क को, इस चैलेंज को कबूल करके पाकिस्तान को दोबारा स्पेस की फील्ड में एशिया के अंदर एक लीडिंग नेशन बनाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इंशाल्लाह 2026 तक स्पेस में पाकिस्तान का एस्ट्रोनॉट भेजने में कामयाब होंगे और इसके लिए हुकूमत चाइना के साथ मिलकर कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान का पहला एस्ट्रोनॉट 2026 तक खला में जाए और इसी तरह तकरीबन 50 अरब रुपए की मालियत से जो हमारा स्पेस सेंटर है वो भी हम इंशाल्लाह 2027 तक कोशिश करेंगे कि मुकम्मल हो, ताकि पाकिस्तान के पास बड़े सैटेलाइट्स बनाने की 5 टन तक के सलाहियत के सैटेलाइट्स बनाने की सलाहियत ख़ुद कार तौर पे उसके पास खुद इन्हिसारी के तौर पे मौजूद हो और हम स्पेस में ना सिर्फ अपने सैटेलाइट बना के भेज सकें बल्कि दूसरे ममालिक के सैटेलाइट्स को भी बनाकर खला में भेज सकें। और इसी तरह पाकिस्तान का जो अपना स्पेस लॉन्च सेंटर है उसको भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज़ जल्द तकमील किया जाए। अगर 2018 की तब्दीली पाकिस्तान से ना टकराई होती
तो ये स्पेस प्रोग्राम आज बहुत बुलंदियों पे चला गया होता। और मुझे खुशी है कि 2018 में पाकिस्तान के जिस सैटेलाइट MM1 का मुआहदे पर मैंने ही दस्तखत किए थे MOU पर, 30 मई 2024 को वो खला में कामयाबी के साथ चीन से रवाना हुआ और अब पाकिस्तान को वो सैटेलाइट स्पेस से नई सलाहियत दे रहा है, जिससे कि अब रिमोट एरियाज़ में हम सैटेलाइट इंटरनेट की सहूलत दे सकेंगे, जो कि हमारी गवर्नेंस में, हमारे सेक्टर्स एजुकेशन के और हेल्थ के और पाकिस्तान के अवाम को इंटरनेट की रिमोट एरियाज़ में कनेक्टिविटी और स्टूडेंट्स को जोड़ने में बड़े मददगार होंगे। और इससे डिजिटल पाकिस्तान का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस स्पेस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ इंशाल्लाह चलाएंगे। और जो मालूमात अब हमें मिल रही हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से मुताल्लिक हैं, चाहे वो हमारे शहरी आबादियों से मुताल्लिक हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से मुताल्लिक हैं, जो डिजिटल मैप्स स्पेस की फीड से हमें आ रहे हैं, अब अगला मरहला ये है कि हम उन्हें कारआमद मालूमात के ज़रिए कौमी फ़ैसला साजी के साथ मरबूत करें, ताकि इस नई सलाहियत और इंफॉर्मेशन के साथ हम बेहतर फ़ैसले कर सकें, बेहतर मुल्क की प्लानिंग कर सकें और अपने मुल्क की पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा कर सकें। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं स्पार्को के इंजीनियर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि जो उन्होंने कामयाबी हासिल की। और साथ ही साथ ये भी दरख्वास्त करूँगा कि स्पार्को मेरे नज़दीक सिर्फ़ एक इदारा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम की खला को चीरने और तस्खीर करने की अज़म की अलामत है। इस इदारे के ज़रिए हम उस तारीख़ी मिशन को पूरा कर सकते हैं कि जो बहसीत मुसलमान हम पे फ़र्ज़ किया गया है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि कुरान मजीद के अंदर मुसलमानों को कहा गया कि सख़र लकुम शम्स वल कमर, के सूरज और चाँद को तुम्हारे लिए मुसख़र कर दिया गया है। लेकिन आज एक भी मुसलमान मुल्क नहीं है कि जिसने चाँद की तस्खीर की हो। जितने भी चाँद की तस्खीर करने वाले ममालिक हैं वो गैर मुस्लिम हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से सवाल होगा मुसलमानों से कि आपने सिर्फ़ नमाज रोज़े का हिसाब नहीं देना, आपने उस मिशन का भी हिसाब देना जो आपको दिया गया था। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि ये आसमान जो है तय दर तय तुम्हारे लिए बनाए गए हैं और इसमें कोई ख़राबी है तो ढूंढो और इनकी तरफ मुड़ के देखो। तो अल्लाह ने दावत दी है कि आसमानों को देखो और इनकी खोज में जाओ। और इसी तरह सूरह बकरा में कहा कि जो ये जो दिन और रात का फिरना और आसमानों का और बारिश का बरसना, समुंदर पे कश्तियों का चलना और बादलों का होना, कि इन सब में निशानियां हैं अकल वालों के लिए। तो हमें बार बार कुरान ने दावत दी कि कायनात का मुशाहिदा करो, इसकी गुत्थियाँ सुलझाओ, अपनी अकल को इस्तेमाल करो और इसका मुशाहिदा करो। और उस साथ ये का निशानियाँ हैं बसारत वालों के लिए। तो हमने बदकिस्मती से आज जो मुसलमान पिट रहे हैं कि आज गज़ा में जुल्म हो रहा है और 2 अरब मुसलमान हैं वो बेबस हैं और 1 करोड़ का मुल्क है, उसने पूरी दुनिया को भी आगे लगाया हुआ है और मुसलमानों का भी वो ऐसे शिकार कर रहा है कि जैसे कोई भूखा दस्तरखान पे नवाले का शिकार करता है और उसको कोई पूछने वाला नहीं। तो उसकी पुश्त पे ऐसी कौन सी ताकत है? मैं समझता हूँ कि आज इज़राइल की जो ताकत है वो उसकी इल्म की, टेक्नोलॉजी की और साइंस की ताकत है, जिससे उसने ख़ुद को एक ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया है कि मगरबी ममालिक भी उसके मोहताज हैं कई टेक्नोलॉजी के शोबों में और उसने उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन मुसलमान जिनके पास इतना पैसा है, जिनके पास इतना साजो सामान है, 2 अरब हैं, अगर 2 अरब लोग फूंक भी मारें तो उनकी फूंक से भी शायद उसका काम ख़राब हो सकता है। लेकिन वो बेबस हैं इसलिए कि आज वो इल्म में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में कहीं नज़र नहीं आते। दुनिया में जो पेटेंट्स हैं, जो दुनिया में इनोवेशन है, उसका कोई जो हॉट स्पॉट या उसका कोई मरकज़ मुसलमान ममालिक के अंदर नहीं है। तो आज अगर नोबल इनाम मिलते हैं तो उसके अंदर कोई मुसलमान नज़र नहीं आता।
तो हमें इस खोई हुई मीरास को हासिल करना है। जब हमारी सरफराजी थी, हमारी सरबुलंदी थी, हम ग्लोरियस डेज़ में थे, चाहे वो मुस्लिम स्पेन था, चाहे वो बगदाद था, वहाँ पर बैतुल हिकमत आबाद थे, वहाँ पर जो साइंस है उसकी तहकीक होती थी, और दुनिया में साइंस के प्रिंसिपल्स मुसलमान साइंसदान इजाद करते थे। वो इल्म की क़यादत है जिसके साथ हम दुनिया में सरफराज थे, और जब ये इल्म की क़यादत हमसे छिन गई तो हम दूसरों के मोहताज हो गए। तो इसलिए आज हमें एक इल्मी और फ़िक्री निशत सानिया की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि स्पेस एक्सप्लोरेशन वो शोबा है कि जो हमारे नौजवानों को इंस्पायर कर सकता है कि वो कायनात का मुशाहदा करें, कायनात का मुतालिया करें, और कायनात की गुत्थियों को सुलझाने के लिए अपना जीनियस इस्तेमाल करें। और ये वो प्लेटफॉर्म है कि जिससे जब लोगों के इंटेलिजेंस को और जीनियस को बरूए कार लाया जाए तो नए नए आइडियाज़ निकलते हैं, और इमेजिनेशन स्ट्रेच होती है, और उससे फिर तहकीक आगे बढ़ती है, और उससे नए अलूम ईजाद होते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ एक तरफ साइंस की एप्लीकेशन पे काम किया जाए, वहाँ पे हमारे नौजवानों को भी तालीम के ज़रिए इस शोबे की तरफ मुतवज्जे किया जाए। अगर आप देखिए कि जब मुसलमानों का ग्लोरियस पीरियड था, तो उस वक्त जितनी सितारों की मैपिंग है, जो ऑब्जर्वेटरीज़ थी स्पेस की, वो सारी मुसलमान ममालिक के अंदर थी। और जैसे ज़मीन के नक्शे मुसलमानों ने बनाए, तो खला के नक्शे भी उस वक्त मुसलमानों ने, साइंटिस्ट ने बनाए। लेकिन आज हम इन सब चीज़ों से बहुत पीछे रह गए, और यही वो कहानी है कि जो हमारी बदहाली की अलामत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एक मिशन के तौर पे, उसी तरह के जैसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने एक मिशन के तौर पे लिया, और मैं वो कहानी बार बार सुनाता हूँ कि डॉक्टर AQ खान और डॉक्टर अशफाक साहब मेरे दफ्तर आए जब हमने एटमी धमाके 1998 में किए 28 मई को, तो जून में गालबन वो आए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह है कि हम इस शोबे में जहाँ सारी दुनिया मुखालिफ है कामयाब हो गए, और बाकी शोबों में जहाँ दुनिया हमारी मदद करने के लिए तैयार है हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने 5-6 असूल बताए जो मैं समझता हूँ कि तरक्की के रहनुमा असूल हैं। पहली बात उन्होंने कही कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं KRL और PAEC, वो मिशन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस थी। हमारे चेयरमैन से लेकर खाकरोब तक सब हमारे एम्प्लॉयज़ के अंदर ये सेंस था कि हम मुल्क के लिए एक बड़ा अहम मिशन कर रहे हैं। जो खाकरोब था वो ये नहीं समझता था कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, वो भी ख़ुद को पाकिस्तान का एटम बम बनाने से जोड़ता था। जो ड्राइवर हमारे एम्प्लॉयज़ को लेकर आता था, वो ख़ुद को ड्राइवर नहीं देखता था, वो भी ख़ुद को उस एटमी प्रोग्राम का एक हिस्सा समझता था। तो ये जो एक शेयर्ड मिशन था हमारा, और एक शेयर्ड विज़न था, उसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उस गोल के साथ अलाइन किया और एक पॉजिटिव सिनर्जी पैदा की। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ लीडरशिप थी। जो चेयरमैन हैं वो 6-6, 8-8 साल के तसलसल से रहे, जिससे एक कॉन्टीन्यूटी थी हमारे प्रोग्राम के अंदर। तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि बम मशीनों ने नहीं बनाया, बम जो है वो इंसानों ने बनाया। हमने ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इन्वेस्ट किया। और अभी मैं उस्मानी साहब की तस्वीर देख रहा था, तो उनका अक्सर जिक्र आता था कि जो उस्मानी साहब हैं उन्होंने उस वक्त बुनियाद रखी, लोगों को PhD करने भेजा, एक ह्यूमन रिसोर्स की जनरेशन तैयार की कि जिसने आकर फिर पाकिस्तान के उस प्रोग्राम को कामयाब किया। तो वी मस्ट इन्वेस्ट इन आर पीपल, इन देयर जीनियस, ताकि ये लोग पाकिस्तान को नए फ्रंटियर्स तक लेकर जाएं। चौथी चीज़ उन्होंने कही कि हमने कभी मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमने सिफारिशों के ऊपर ना भर्ती की, ना पोस्टिंग की, ना ट्रांसफ़र की, और इसीलिए हम कामयाब हुए कि हमने बेहतरीन टैलेंट को इकट्ठा किया और उसे काम लिया। और पांचवी चीज़ उन्होंने कही कि हमें वो वसाइल भी बाहम पहुंचाए गए। ये नहीं था कि हम अपने वसाइल के लिए फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री में धक्के खाते रहें और वो सेक्शन ऑफिसर के पास फ़ाइल लेके बैठे रहें, हमारी रिलीज़ ना हो। जो हमें वसाइल दरकार थे वो रियासत ने हमें दिया और हमने अपना काम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये वो बुनियादी चीज़ें हैं कि इस पर अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अमल करे तो वो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा सकती है। तो स्पार्को को भी इसी तरह मैं ये मिशन देना चाहता हूँ कि 2035 से पहले हमें
चांद के ऊपर पाकिस्तान का स्पेस क्राफ्ट लैंड करना चाहिए और इसके लिए आपको एक मिशन के तौर पे काम करना चाहिए। और इसी तरह जब 2047 में हम 100 साल पूरे करें तो चांद पर पाकिस्तान का रिसर्च सेंटर भी होना चाहिए। तो और इसी तरह इसी दौरान हम मार्स को भी अपनी मैप के अंदर ले आएँ। तो वी शुड नॉट लैग बिहाइंड अदर्स। आज देखें, अगर वो टेलीस्कोप्स हैं जो यूनिवर्स का खोज लगा रही हैं, तो वो कहाँ से उड़ रही हैं? ये तो हमारा काम था, मुसलमानों का काम था कि हम यूनिवर्स का खोज लगाएं। लेकिन आज अगर वो वेब टेलीस्कोप जो है, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, वो अगर आज फ्रंटियर्स की जो यूनिवर्स की हैं, फ्रंटियर्स हैं, उनकी खोज में निकली है, तो वो नासा और यूरोप स्पेस एजेंसियां उसको चला रही हैं। क्या किसी मुसलमान मुल्क के पास इतने पैसे नहीं थे? अरबों डॉलर हैं, लेकिन हमारे पास वो जुस्तजू नहीं है, हमारे पास वो इल्म की प्यास नहीं है कि जो कभी हुआ करती थी। तो हमें उस प्यास को, उस जुस्तजू को ज़िंदा करना है ताकि हम फिर साइंस और टेक्नोलॉजी के लीडिंग एज के ऊपर आएँ। जब तक हम साइंस और टेक्नोलॉजी में दस्तरस हासिल नहीं करेंगे, हम दुनिया में इसी तरह धक्के खाते रहेंगे। और हमें इसके लिए एक चैलेंज के तौर पे अपनी सलाहियत में इजाफ़ा करना है और एक टेक्नो इकॉनमी जो मुस्तकबिल की मईशत है, जिसको टेक्नोलॉजी रीशेप कर रही है, उसकी सलाहियत के लिए ख़ुद को तैयार करना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे पहले भी विजन 2025 में हमने इन सेक्टर्स को प्रमोट किया, आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला हम सपोर्ट करें।